ध्यान दीजिएगा साथियों, आपका प्रश्न नंबर 151 है। ठीक है, 150 प्रश्नों तक कल के सेशन में हम लोग अध्ययन कर लिए थे साथियों। आज हम लोग 151 प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है। तो याद रखेंगे, आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बिहार। ठीक है, बिहार में विधान परिषद है, इस बात को याद रखेगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो जान लीजिए यहाँ पे आप तथ्य के अनुसार साथियों कि अनुच्छेद 168 के 1 क के अनुसार वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी में जो है साथियों यह विधान परिषदों की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। अतः भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बात की जाए। आगे आपका प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 170 के अनुसार। ठीक है, चलिए बात की जाए, ध्यान दीजिएगा आगे तथ्यों पे। तो अनुच्छेद 170 जो है वह विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 176 राज्यपाल को का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन सभी बातों का क्या करता है, जिक्र करता है, उल्लेख करता है। ठीक है, इस बात को व्यवस्था करता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष जो कि स्पीकर पद त्यागना चाहते हैं तो उसे अपना पद त्याग पत्र देना चाहिए। किसे, तो याद रखिएगा उन्हें किसे देना चाहिए, तो अपने उपाध्यक्ष को देना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 179 के अनुसार साथियों याद रखिएगा विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित कर त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कह रहा है किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना क्या है, गैर कानूनी है। यह किसने कहा है, तो याद रखिएगा किस उच्च न्यायालय की बात है, तो यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात की गई है। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या कहा है, तो याद रखिएगा उसने कहा है कि रहमानुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी, यह केस था साथियों कब, तो 1994 में यह मामला था और इसमें निर्णय दिया गया था कि यदि विधि के उपबंधों को विफल रखने के उद्देश्य से 3 बार अगर तलाक कहकर तलाक दिया जाए तो ऐसा तलाक गैर कानूनी होगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में साथियों उच्च न्यायालय में कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी एंड डी। ठीक है, अर्थात गुवाहाटी भी हो जाएगा और मुंबई भी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि तथ्यों पे, तो शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्या है, उच्च न्यायालय से एक अधिक राज्यों में के लिए है और इसकी क्षेत्राधिकार असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश है। जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादर एवं नागर हवेली और दमन व दीव तथा गोवा है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है यह किस प्रकार से है। तो याद रखिएगा यह जो है यह न्यायपूर्ण रक्षण क्या है, याचिका है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू पिटीशन है, इस बात को याद रखिएगा। अब जानते हैं इसके बारे में। तो साथियों बाबरी मस्जिद जो है यह राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वतःधारी मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया और इसमें 2 समुदाय के बीच बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर क्या है, जमीन व संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए जा रहे हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 324 हो जाएगा, अनुच्छेद 324 हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात की जाए तथ्यों पे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए क्या कर सकते हैं, तो निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा इनके निर्वाचन संख्या में संचालन का
संरक्षण और निर्देशन नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान करते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा आप सभी। कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों का संघीय संसद या फिर राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों का पर क्या करता है, प्राथमिकता प्रदान करता है। इसका सही आंसर आपका कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे की जा रही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तथ्यों पे। अनुच्छेद 13, संविधान का अनुच्छेद 13 में प्रावधान है कि संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती हो या फिर क्या करती हो, तो कम करती हो। ठीक हो, इस बात को याद रखा गया। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून का उल्लंघन ही मात्र शून्य होगी, मतलब वो कानून नहीं माना जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 के संवैधानिक उपचार और अनुच्छेद 245 केंद्र व राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार करता है और अनुच्छेद 326 लोकसभा विधानसभा निर्वाचन क्या करता है, व्यस्त मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। यह भी बात का आपको प्रमाण मिलता है यहाँ से। चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। आप सबको पता होगा, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये आप सबको पता होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों, इसमें सही क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। शिक्षा का जो अधिकार है यह समवर्ती सूची में आता है, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे कि भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने हेतु विषयों का केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल की गई थी, किंतु संघ व राज्य दोनों के लिए क्या है, इसके समान महत्व देखे गए हैं। इसलिए साथियों, संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा क्या साथियों, तो 97 द्वारा समवर्ती सूची में इसे डाल दिया गया है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, तो आपका अनुच्छेद 280 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जाए थोड़ा सा डिटेल में, तो याद रखेंगे केंद्र एवं राज्य के मध्य कर राजस्व टैक्स रेवेन्यू के वितरण एवं सिफारिशों देने के लिए साथियों संविधान के अनुच्छेद 280 तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है किससे, तो याद रखेंगे राज्यों व केंद्र के बीच वित्त का संबंध रखता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, ऑप्शन बी का क्या है, सही है। आगे बात की जाए तो कह रहा है कि भारत में संघीय वित्त आयोग राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त के संबंध रखता है। वह दोनों के मध्य क्या करता है, तो अनुदानों के बारे में विभाजन कर और सिद्धांतों के बारे में सुझाव देता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, और इसको याद रखिएगा, इसको कब बदल दिया गया था, तो योजना आयोग को नीति आयोग कब बना दिया गया था, तो याद रखिएगा आपका 2015 में। ठीक है, जनवरी 2015 में बनाया गया था साथियों, याद रखिएगा। वित्त आयोग के विपरीत योजना आयोग एक क्या है, तो संविधान उत्तर संस्था है और इस संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। यह क्या है, तो इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, गैर संवैधानिक है। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था और प्रधानमंत्री क्या होते हैं, तो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसको भी याद रखिएगा। इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजना तथा राज्य के पंचवर्षीय वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना था। और बाद में साथियों याद रखेंगे कि 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है, जो कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग।
कह रहा है साथियों प्रश्न आपका कि उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तेलुगु देशम पार्टी। ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी कौन है तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग जान लीजिएगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। 12वीं व 13वीं लोकसभा के स्पीकर साथियों GMC बाल योगी थे। ठीक है, जो कि तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे और यह दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की साझा सरकार में शामिल नहीं हुआ था। इस बात को भी आप लोग याद रखेगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो याद रखेंगे कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है तो याद रखेगा यह आपका हो जाएगा चुनाव आयोग के पास है। ठीक है, यह चुनाव आयोग के पास है, इस बात को याद रखेगा। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया जाता है वह चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है और इसके लिए वह कुछ मापदंड को घोषित करता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखेगा। कहता है कि भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों कथन कौन सा आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ इसका सही आंसर आपका डी हो रहा है कि 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 क्या था तो राज्य स्तरीय दल थे। इस बात को याद रखेगा। तो कथन आपका जो 4 है डी इसका सही आंसर हो रहा है। बात की जाए यहाँ पे कथन पे तो ध्यान दीजिएगा तथ्यों के बात की जा रही है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के तहत राजनीतिक दल में पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है साथियों। इस रजिस्ट्रेशन के तहत ही क्या होता है जो राज्य में या फिर देश में जो चुनाव होते हैं इन के अंतर्गत क्या होता है तो प्रतिनिधि अपना नामांकन करते हैं, अपना नाम वापस लेते हैं। ये सभी बातें याद रखिएगा, इसी के तहत होता है। राजनीतिक दल का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। वह राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्य में 6% मत प्राप्त करता हो और किसी राज्य या फिर राज्य के लोकसभा में 40 सीट जीतता हो। इस बात को याद रखिएगा। साथियों यह भी याद रखिएगा कि लोकसभा में 3 विभिन्न राज्य के 2% सीट प्राप्त करता है। 1999 के 13वीं लोकसभा चुनाव में 6 राष्ट्रीय दल क्या थे 6 राष्ट्रीय एवं 48 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों ने क्या किया था हिस्सा लिया था। और अगर वर्तमान में बात की जाए तो 8 राष्ट्रीय दल है। एक कांग्रेस, दूसरा क्या है भारतीय जनता पार्टी, तीसरा है CPI, चौथा है CPIM, पांचवा है बहुजन समाज पार्टी, छठा है NCP और सातवां है तृणमूल कांग्रेस, 8वां है नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे पार्टियों का नाम। ठीक है, आपको कभी भी सम्मिलित करने के लिए दे सकते हैं। कभी भी आपसे आंकड़ा पूछ सकता है कि अपने राज्य में अपने देश में कितनी क्षेत्रीय पार्टी हैं, कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो इस प्रकार से याद रखेगा। चलिए आगे बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्न में से किस वर्ष सहकारिता आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुष्टि का अधिकार दिया गया था अपना प्रतिवेदन जमा किया था। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1987। ठीक है, चलिए जानते हैं तथ्यों के। तो याद रखेगा सहकारिता आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के हेतु गठित किया गया था और इसने 27 अक्टूबर साथियों याद रखेगा 1987 को आधिकारिक तौर पर अपना प्रतिवेदन जमा किया था। गौरतलब है कि वर्ष साथियों 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सकारिया की अध्यक्षता में 3 क्या की थी सदस्यों के आयोग को गठन किया था और इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के सुधार की दिशा में 247 सिफारिश प्रस्तुत किए थे। तो इस बात को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा पॉज करके क्लास को आप लोग पढ़ते जाइएगा, एक बार 2 बार चीज़ को देखिएगा, आपके माइंड में बैठ जाएगा। ये सभी BPSC के द्वारा डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं तो 100% आपके लिए उपयोगी है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। पंचायत का जो चुनाव होता है यह राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, तो इस बात को याद रखिएगा। पंचायत का संविधान के 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की
प्रविष्टि का 5वां विषय है साथियों। और संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के संबंध में राज्यों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है और इस प्रकार पंचायत राज्य का विषय है। इसके गठन व चुनाव कराने का भी अधिकार राज्य के पास ही होता है। ठीक है, चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है पंचायती राज विषय है किसका, तो याद रखेंगे जाहिर सी बात है कि पंचायती राज जो होगा वह राज्य सूची का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए तो आगे कह रहा है कि पंचायती राज्य संस्थाओं को 19 कार्यों की सूची की किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो इसका सही आंसर आपका अनुच्छेद 243 जी हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेगा। चलिए जान लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ इंपॉर्टेंट है तो याद रखेगा। ठीक है, तो याद रखेगा पंचायती राज्य संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची में अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दी गई है और अनुच्छेद 243 जी जो कि अनुच्छेद 243 6 के अनुसार क्या है साथियों, तो पंचायतों को आर्थिक विकास सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करने हेतु तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय ऐसी योजनाओं को क्या करे, उन्हें सौंपी जाए, जिनके लिए साथियों याद रखेगा जिनके तहत क्या होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिनके अंतर्गत वे योजना भी बनाते हैं जो कि 11वां अनुसूची में सूचीबद्ध है। और साथियों यह याद रखेगा कि इस विषयों के संबंध में कार्यान्वयन करने का उत्तरदायित्व जो है वह सौंपा गया है। 11वीं अनुसूची के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है, जिसे पंचायतों से संबंधित 29 जो है कार्यों की सूची वर्णित की गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, पंचायतों के बारे में आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो याद रखिएगा ग्रामीण जो खेल है यह आपका 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। संविधान की 11वां अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है और जिसमें कुल 29 विषय शामिल हैं, जिसमें पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यवसाय, शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवास, लघुवन उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि ये सभी विषय जो हैं यह शामिल है, लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख नहीं किया गया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन पंचायती राज्य व्यवस्था के तहत हुआ था, तो याद रखेंगे ग्राम पंचायत का इसका क्या हुआ था, निर्वाचन हुआ था, याद रखिएगा। चलिए बात की जाए तथ्यों पे, तो कह रहा है पंचायती राज लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की व्यवस्था है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243(9) के तहत पंचायत से क्या है, तो संविधान प्रावधानों का उल्लेख है। वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता, बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि इसमें गांव स्तर का पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत और समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, इन सभी बातों का उल्लेख था। इस सिफारिश को साथियों स्वीकार कर 2 अक्टूबर याद रखेगा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज्य व्यवस्था का उद्घाटन किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, इस बात को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पंचायती राज्य संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, अतः अविष्ट उत्तर क्या था साथियों, तो उत्तर सी आपका सही था। ठीक है, चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायत की संगठित करने का निर्देश देता है, तो क्या अनुच्छेद 32 है, क्या फिर अनुच्छेद 40 है, या फिर हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 48 या फिर 51 है। साथियों अनुच्छेद आपका क्या हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत का संगठित करने का निर्देश देता है और यह राज्य के नीति निषेध तत्व में शामिल है, डीपीएसपी में शामिल है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए बात की जाए आगे, तो कहता है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है, यह बात आपके सामने इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर अनुच्छेद 40 हो जाएगा, जो कि अभी हम लोग ऊपर के स्लाइड में देख चुके हैं। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है सरकार की पंचायती राज्य प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो याद रखिएगा इसका सही प्रमुख जो विशेषताएं हैं वह आपका हो जाएगा क्या,
तो याद रखिएगा इनमें से सही नहीं है। कह रहा है ऑप्शन डी इनमें से सही नहीं है। तो थोड़ा सा आप तथ्य पे अगर बात किया जाए, तथ्य को समझेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहता है पंचायती राज्य प्रणाली स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय क्या है शासन व्यवस्था कराता है, आप सबको पता होगा, जिसमें ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर। और पंचायती राज्य का उद्देश्य है स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान कराना। ठीक है, जो कि इसमें आपका क्या था तो नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो कह रहा है पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं कौन, तो याद रखिएगा आपका ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहता है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन सी ग्राम वासियों में शक्ति का क्या करना, विकेंद्रीकरण करना। ध्यान दीजिएगा कि पंचायत का जो प्रावधान लक्ष्य ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है, जिसमें वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बना सकता है और लागू करा सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे की अगर बात की जाए तो यहाँ ध्यान देंगे कि सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसकी, तो याद रखिएगा स्थानीय जनता की। किसकी, स्थानीय जनता की। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ए। साथियों पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु स्थानीय जनता के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। और याद रखिएगा कि बिना जन भागीदारी के पंचायती राज्य का स्वप्न साकार नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका, तो याद रखेंगे आपका सही आंसर आपका हो जाएगा, ये सभी आपका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब जान लेते हैं तथ्यों पे, तो शायद आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। कह रहा है भारत में पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए की जाती है और यह शक्तियों में केंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में क्या किया गया है, तो संगठित किया गया है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में क्या किया गया साथियों, तो यह प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। अब बात की जाए तथ्यों पे, तो यहाँ ध्यान देंगे कि पंचायती राज की स्थापना प्रेरणा संविधान के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 40 ने दी थी और इससे आगे चलकर 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से स्वशासन की क्या की गई, इकाई के रूप में गठित करने की व्यवस्थित प्रयास भी की गई है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ ध्यान देंगे, कहता है जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था, तो याद रखेंगे इसका अध्यक्ष कौन था, तो आपका बलवंत राय मेहता। अभी जस्ट आप लोग ऊपर के स्लाइड में देखे होंगे। ठीक है, चलिए बात की जाए आगे, तो याद रखेगा पंचायती राज अनुशंसा के लिए 1957 में एक समिति गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। इसका उद्देश्य क्या था साथियों, तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण था। मेहता जी ने क्या किया था, तो मेहता ने पंचायतों को त्रिस्तरीय ढांचे का सिफारिश की थी और 1977 में अशोक मेहता समिति गठित की गई थी। याद रखेंगे 1978 में प्रस्तुत रिपोर्ट में 2 स्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की गई थी। 1985 में जीवी के राव समिति का गठन किया गया था और 1986 में LM सिंघवी समिति बनाई गई थी। ये सभी समितियाँ याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1988 में साथियों PK नंथुगन समिति का गठन किया गया था और साथियों अंतिम में LM सिंघवी समिति ने पंचायतों के संवैधानिकता पर क्या की थी, संवैधानिकता दर्जा देने हेतु सिफारिश की थी। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, वह कौन थे, तो साथियों बलवंत राय मेहता थे, BR अम्बेडकर थे, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन थे, जस्टिस कृष्ण अय्यर थे, या फिर जगजीवन राम थे। तो याद रखिएगा साथियों आपका ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता हो जाएंगे। चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, कह रहा है निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्टम नहीं है, तो याद रखेंगे साथियों आपका सही आंसर सी हो जाएगा। स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना।
अब यहाँ पे समझिएगा बात को। दिए गए विकल्पों में स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास विश्वास जो है वह नहीं जगाना विकेंद्रीकरण का क्या है, तो वैशिष्ट या फिर विशेषता नहीं है। स्वच्छता, लोक सहभागिता एवं स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना ही क्या है, तो विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। चलिए याद रखेंगे आगे, तो याद रखेंगे इसको बात को कि भारत में, ध्यान दीजिएगा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में प्रारंभ की गई थी। साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। समझिएगा बात को, शायद आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है, कि सबको पता है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया गया था। और याद रखिएगा, इसी सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में जिले में पंचायत का राज्य का उद्घाटन किया था। सबसे पहले अगर बात की जाए कि साथियों सबसे पहले पंचायती राज्य की व्यवस्था कहाँ की गई थी, तो वह राजस्थान के नागौर में की गई थी। तत्पश्चात कहाँ, तो आंध्र प्रदेश, उसके बाद साथियों इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज्य प्रणाली लागू करने वाला यह दूसरा राज्य बन गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया। साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे आपका राजस्थान में सबसे पहले क्या किया गया, परिवर्तित किया गया या फिर प्रारंभ किया गया था, सबसे पहले राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस कमेटी या फिर आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सहकारिता आयोग ने। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप तथ्यों को देखिएगा तो साथियों देखिए, क्वेश्चन से ज़्यादा तथ्यों पे हम फोकस कर रहे हैं, इसलिए ताकि आपका अगर दूसरा क्वेश्चन भी आता है इससे मिलता जुलता तो आप सही कर लेंगे। अशोक मेहता समिति गठन जो कि 1977 में जनता पार्टी सरकार ने पंचायत राज्य व्यवस्था में सुधार हेतु किया था। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की और साथियों याद रखेंगे उन्होंने ही क्या किया, तो न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग करने की, ताकि इसका सहभागी और एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश की थी। ठीक है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। याद रखिएगा आपका सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव जो है यह नहीं आता है। बात करें अगर तथ्यों की, तो ध्यान दीजिएगा स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और जन उपयोगी सेवा ये सभी जो हैं यह क्या है, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव में नहीं आते हैं। अर्थात साथियों यह भी याद रखिएगा सार्वजनिक अनुशासन का शासन का जो रख रखाव है यह कार्यपालिका के क्षेत्र में आते हैं, इसलिए आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। कहता है कि पंचायती राज्य प्रणाली किस सूची में आते हैं, तो याद रखिएगा यह आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं ना हुआ, कोई भी नहीं आएगा साथियों, याद रखिएगा। अब बात की जाए तथ्यों पे तो आपका शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी गई है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। और पंचायत राज्य प्रणाली राज्य सूची का विषय है, यह राज्य सूची के विशिष्ट 5 विषय में से हैं, इस बात को याद रखिएगा। कह रहा है किस राज्य या राज्यों के ने पंचायती राज्य संस्थाओं में संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण का वैध किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद इसको आप लोग सब लोग अच्छे से जान रहे होंगे। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, पहले बिहार, फिर आपका उत्तराखंड, फिर आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा सबसे पहले। चलिए बात की जाए यहाँ तथ्यों की, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले कौन है, तो बिहार है, जो महिलाओं को क्या किया, तो 50% आरक्षण की व्यवस्था की। फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश आता है। ठीक है साथियों, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त आपका आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये सभी जो है साथियों, ये सभी महिलाओं के 50% स्थान पंचायतों में आरक्षित देते हैं, इस बात को याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया। साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ठीक है,
आगे बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल के से हुई थी? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों, 64वां संविधान संशोधन बिल। ठीक है, अब जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान कराने हेतु 73वां संविधान संशोधन अधिनियम वैधानिक शुरू मूलतः 64वें संविधान संशोधन बिल द्वारा पारित किया गया था। साथियों इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने साथियों किया था 1989 में, लोकसभा में प्रस्तुत किया था। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित न हो सका था। साथियों यह भी याद रखिएगा कि 72वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो 1951 में क्या होता है, 91 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात की जाए तो कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? साथियों यह हो जाएगा आपका 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, अभी ऊपर के स्लाइड में आप लोग समझे होंगे। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुए, इस बात को याद रखिएगा। चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप साथियों कि संविधान का 73वां संशोधन जो था यह किससे संबंधित था? तो आप याद रखेंगे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी साथियों, पंचायती राज्य प्रणाली से संबंधित था। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो याद रखेंगे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायपूर्ण विवेचन। साथियों जुडिशियल रिव्यू जो है यह आपका इसमें नहीं आते हैं, यहाँ पे आप लोग समझिएगा। न्यायपूर्ण विवेचन जो है यह पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, यह सर्वोच्च न्यायालय के शक्ति के अंतर्गत आता है। साथियों इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, कैसे? याद रखिएगा साथियों, या तो लोकसभा द्वारा या फिर राज्यसभा के द्वारा यह लाया जा सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। तो या फिर वह लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। संविधान के संशोधन की शक्ति जो है वह किसके प्रक्रिया के आधार पर है? तो अनुच्छेद आपका 368 में वर्णित है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन जो हुआ था कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1951 में हुआ था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन साथियों कब हुआ था? 1951 में लाया गया था। और इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 19(1)(6), अनुच्छेद 19(2), 31, 85 और साथियों आपको इस प्रकार से चीज़ों को सबको याद रखिएगा। ये सभी जो थे यह संशोधन करके इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन कहा गया है? तो यह आप सबको पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा गया है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा चीज़ को समझ लीजिएगा कि 1976 में साथियों याद रखिएगा। ठीक है साथियों, तो क्या हुआ था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में बहुत सारे मौलिक प्रावधानों को बदलने की कोशिश की गई थी, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। और 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामला में दिए गए निर्णयों का उन्नतन कठिनाई को दूर करना था, जिसे संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्णित संविधान के आधारभूत ढांचों का संशोधन कर पर रोक लगाया गया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काका साहेब कालेकर। ठीक है, काका साहेब कालेकर हो जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का जो अध्यक्ष थे उनका काका कालेकर थे। और साथियों इनका गठन जब कब किया गया था? तो 29 जनवरी 1953 को हुआ था। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे आपको बता दिया गया है काका कालेकर साहेब थे, इस बात को याद रखिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? याद रखिएगा साथियों, यह आप लोग एग्जाम देने वाले हैं तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राज्य के राज्यपाल द्वारा। ठीक है, राज्य के राज्यपाल द्वारा हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए जानते हैं थोड़ा सा तथ्यों को। तो साथियों राज्य के
लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इन्हें हटाने का जो अधिकार है यह राष्ट्रपति को ही है। ठीक है, राष्ट्रपति इन्हें ही इसी आधार पर हटा सकते हैं जिस आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। और यह भी याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के साथियों अनुच्छेद 15 साथियों भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 315 से 323 राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियों के अलावा इसके गठन, सदस्यता की नियुक्ति एवं बर्खास्त की इत्यादि का उल्लेख किया गया है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है साथियों आपका कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन VVPAT का संस्करण क्या है। साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा M3, याद रखिएगा। अब जान लेते हैं इसके बारे में, तो थोड़ा सा आप लोगों को सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। देखिए साथियों, निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया और तंत्र की अधीन करने के लिए संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग के नाम पर एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना उपबंध अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM जिसे कहा जाता है, इसको उपयोग निर्वाचन प्रणाली पारदर्शी, सरल और सहज बनाने के लिए करते हैं। पारदर्शी व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेलर जिसे VVPAT कहते हैं। वर्तमान समय में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली जो मशीन है साथियों, यह VVPAT का M3 संस्करण है। और याद रखिएगा निर्वाचन आयोग द्वारा क्या किया जाता है साथियों, तो इसका प्रयोग किया जाता है। अतः विकल्प C जो है वह सही है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के वीरता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहला आता है। साथियों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर एक से कोई नहीं हो जाएगा। साथियों E आ रहा है, तो थोड़ा सा E जब भी आता है तो हम क्या करते हैं, तथ्य आपको समझाते हैं। साथियों तथ्यों को समझिएगा। वीरता अनुक्रम टेबल ऑफ प्रेसिडेंस के केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों में रैंक एवं अवार्ड से संबंधित है और इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष UPSC मुख्य निर्वाचन आयोग CEC तथा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG को वीरता क्रम में सम्मान प्राप्त था। ठीक है साथियों, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें स्थान थे और बाहर 17वें क्रम में रखा गया था। अतः विकल्प जो E है यह सही उत्तर है, एक से अधिक। चलिए बात की जाए, आपका अंतिम प्रश्न है साथियों यह राज्य व्यवस्था की पूर्वावलोकन में। तो ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। साथियों यह जो है आपका अनुच्छेद यह मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत क्या है, तो वाद और कार्यवाहियाँ का उल्लेख किया गया है। 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्धन आरोपित करने का संसद में शक्ति और अनुच्छेद 76 में भारत में महावादी का उल्लेख किया गया है। तो साथियों इस प्रकार से आपका होता है आज यह समाप्त। ठीक है, हम लोग साथियों सामान्य भूगोल कर चुके हैं। अब आपका बिहार स्पेशल और आपका अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन बच गया है, तो इस पे हम लोग बात करेंगे साथियों। तो ये था आपका पूरा राज्य व्यवस्था जो कि पूर्वावलोकन का आपका होता है आज समाप्त। ठीक है, कैसा लगा सेशन आप लोग जरूर बताइएगा साथियों। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और लोगों तक अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा, उन्हें बताइएगा। जल्द ही साथियों आपके लिए एक नए कुछ और भी आपके लिए बेहतर विकल्प के साथ हम जल्द ही आपका वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।